हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी मूल विधि। भारतीय दंड संहिता को आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से चैप्टर का शुरुआत करेंगे यूपीएसआई के लिए। तो यूपीएसआई में जो जो मूल विधि पूछी जाएगी उसको उसका मेन महत्व तो बहुत दिया गया है। तो यूपीएसआई में जो मूल विधि पूछी गई भारतीय दंड की संहिता में, तब पूरी मूल विधि को हम चैप्टर करेंगे पार्ट वाइज में। पार्ट 1, 2, 3, 3, 1, 4 पार्टों में पूरी मूल विधि कंप्लीट कर दी जाएगी। मूल विधि को समझ लीजिए कि सबसे पहले से हम उसकी समझ लेते हैं कि एक तरीके से इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। भारतीय दंड संहिता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पिनल कोड, आईपीसी शॉर्ट में इसका बोल देते हैं। भारतीय दंड संहिता, और इसके जो जनक हैं लॉर्ड मैकाले के, वो आईपीसी के शॉर्ट में बोला जाता है। जनक है लॉर्ड मैकाले, ये इसके जनक बताए जाते हैं। और इसका जो निर्माण है आईपीसी का, इन्होंने ही 1860 ईस्वी में किया था। और यह है भारत में 1 जनवरी 1 जनवरी 1862 में ये इंडिया में लागू हुआ था। प्रवर्तनीय हिसाब से कि किस तरीके से प्रवर्तन रूप से भारत में स्टार्ट होते जाके। सेट ऑफ रूल को हम समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि बहुत ही आप ध्यान से समझिए, हम डिटेल में इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। नियमों का समूह जो अपराधों की परिभाषा और दंड बताता उसे हम सेट ऑफ रूल कहते हैं। ये हो गई बेसिक लॉ मूल विधि में। तो मूल विधि जो शुरुआत करते हैं, मूल विधि उसकी जो बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ को हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि अब हम समझ लेते हैं कि अपराध के मामले या आपराधिक मामले क्या होते हैं। आपराधिक मामले क्या होते हैं? सजा प्लस जुर्माना। तो हम विद लिखने के साथ साथ आपको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको उस चीज़ को बारीकी से समझा देंगे कि वाकई में ये मामला है क्या। तो जो सजा है प्लस जुर्माना, कोई अपराधी मामला आता है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। तो उसको सजा होगी या जुर्माना होगा, या उसको ये दोनों हो जाएंगे, या प्लस दोनों, ये दोनों होंगे। कोई भी अगर अपराध करता है, या छोटा या बड़ा, तो या उसको सजा हो जाती है, या जीवन कारावास होता है, या तो जुर्माना, या तो ये दोनों हो जाएंगे। तो सजा में जीवन कारावास आती है, चाहे वो 10 साल की हो या वो इससे ज़्यादा अधिक की हो। जैसे कि कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिसमें
इसमें भी 2 चैप्टर समझ लेते हैं। सजा जुर्माना कब होता है, कैसे होता है, किस किस विषय में होता है। तो एक कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सजा नहीं होती है। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये CRPC में आते हैं। इनको बोलते हैं दीवानी। हम शुरुआत से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं कि शुरुआत से मूल विधि को समझने का सबसे यही एक आसान तरीका है कि हम शुरू से बेस बाई बेस शुरुआत करते हैं कि मूल विधि क्या होती है। मूल विधि के जो रूल हैं, शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी स्थापना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो दीवानी के मामले होते हैं वो IPC में ना आके वो CRPC में आते हैं। जैसे कि दीवानी मामले क्या होता है? किसी का नुकसान की भरपाई करना। किसी घर से किसी भी प्रकार की कोई चीज़ को आपने तोड़ दिया या कुछ और कर दिया, या किसी की ज़मीन में कब्जा कर लिया, या किसी से पैसे उधार लिए तो उसको दिए नहीं, या किसी पैसे जानबूझ के छीन लिए, तो सब CRPC में आते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं दोनों में ही आते हैं, तो भी समझ लेते हैं। अच्छा, अपराध जो होता है, तो अपराध हम कहते किसको और अपराध होता क्या है, तो भी चीज़ से समझ लेते हैं। तो अपराध क्या होता है? जैसे कि तो अपराध को इंग्लिश में कहते हैं क्राइम। अपराध कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि अपराध एक, ये कई प्रकार के होते हैं, 3 या 4 प्रकार के होते हैं। तो हम इसको पहले लिखेंगे, समझाएंगे, फिर आपको दिखा देंगे, तो पता चलेगा कि होते कितने हैं। ऐसे 3-4 हम बता देंगे तो आप भूल जाएंगे। तो उसके साथ साथ नंबर वाइज आपको याद भी तो होना चाहिए कि कितने होते हैं। तो जैसे कि हम 1 नंबर पे ले लेते हैं मानव। आदमी, औरत। ये कोई अपराध करने वाला कोई व्यक्ति है, मानव है, स्त्री है, पुरुष है। एक तो ये श्रेणी कैटेगरी में आती है। दूसरी में आते हैं दुराशय। दुराशय क्या होता है? जैसे कि बुरा आशय या उतावलापन, इसको हम बोलते हैं दुराशय। बुरा आशय, किसी के विषय में कुछ हम अच्छी नहीं सोच रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरे विषय में, जैसे कि कुछ लोग कहते कि जैसे मेरे विषय में कुछ आप बुरा सोच रहे हैं, तो ये बुरा आशय हो गया। किसी से अच्छे की अपेक्षा कर रहे थे पर उससे बुरा की गलत की अपेक्षा हो रही है, तो वो बुरा आशय श्रेणी में आता है। और दूसरी चीज़ आती है उतावलापन। ये 2 चीज़ें आती हैं। किसी भी चीज़ को कार्य की ज़्यादा उत्सुकता होती है, लालसा होती करने की, तो उसको हम उतावलापन कहते हैं जाके। और असावधानी, पूर्व जो किया गया कार्य होता है, इसी में आता है सावधानी। और ये लापरवाही आती है। लापरवाही ये भी उसी में आता है जाके। और चौथे नंबर पे आता है, ये इसका एक वो है, एग्जाम्पल है दुरासन क्या क्या आता है। तो 1 2 3 1 4 3 1 4। असावधानी। किसी भी कार्य को सही से और संयम तरीके से ना किया गया कार्य, उसको हम असावधानी कार्य कहते हैं। तो ये तो 2 थे। अब तीसरे नंबर पे आते हैं योजना का
क्रियान्वय योजना का क्रियान्वय। तो किसी भी योजना का हम किसी प्रकार की योजना बना के किसी कुछ प्लान करते हैं या मर्डर करते हैं या चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, अगर ये क्रिया योजना बना के अगर कोई काम करते हैं तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। दुराशय, बुरा आशय, उतावलापन, लापरवाही, असावधानी, ये सब दुराशय की परिभाषा है। ये भी सब अपराध की ही श्रेणी में आते हैं। क्षति, क्षति इस प्रकार लिखते हैं। क्षति, इंजरी। क्षति क्या होती है? किसी भी प्रकार की किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हमारे द्वारा किए गए कार्य से अगर उसकी कोई हानि होती है, उसका कोई घाटा होता है या कुछ उसका नुकसान होता है शारीरिक या आर्थिक, तो उसे हम क्षति कहते हैं, इंजरी कहते हैं। अब ये आता है कि ये इसके मूल थे कि मूल समझने के लिए कि कैसा क्या अपराध को हम समझ सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कि अपराध होते कितने प्रकार के हैं, और मैंने इसमें लिखा है कि अपराध होते कितने प्रकार के हैं। मतलब आप खुद से सवाल पूछ रहे हैं या हमसे पूछ रहे हैं, तो उस विषय को लेकर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे आता है संज्ञेय अपराध। दूसरे नंबर पे आता है असंज्ञेय अपराध। ये हो गया। तो जो अपराध है, ये जो संज्ञेय अपराध होता है, संज्ञेय अपराध होता क्या है वो भी समझना जरूरी है। और जो असंज्ञेय अपराध है वो क्या होता है उसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध क्या होता है? तो संज्ञेय अपराध उसे कहते हैं जैसे कि हम समझ लेते हैं गंभीर। तो ये जो बहुत किसी भी मामले को लेकर कोई ऐसा अपराध हो जो बहुत ज़्यादा गंभीर है, किसी की कोई अपराध करने के समय में किसी की मृत्यु हो गई या किसी की कोई जान से हमने मार ही दिया है या मारना नहीं चाहते थे और फिर भी वो उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर किसी को पता नहीं चलता है तो आप उसमें अपराधी माने जाते हैं, और वो ये बहुत ही संज्ञेय अपराध है। सबसे सिंपल तरीका समझने का है ये हो गया कि संज्ञेय अपराध का मतलब क्या था। तो ये गंभीर अपराध है। और जो संज्ञेय अपराध होता है इसमें वारंट की जरूरत नहीं होती है या पड़ती है। समझ लीजिए, जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी आपने गंभीर आरोप कर दिया और किसी ने पुलिस को सूचना दे दी कि फलाने ने उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो ये संज्ञेय अपराध हो गया। और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद अगर किसी पुलिस को किसी के द्वारा सूचना मिलती है तो आपको वो पकड़ सकती है और ले जा सकती है। तो ये हो जाता है कि बिना वारंट के एक श्रेणी आती है कि अगर आपने अपराध नहीं किया है, मिनी अपराध है या असंज्ञेय अपराध है, तो उसमें आपको पुलिस वारंट लेके आएगी, फिर दिखाएगी, फिर आपको पकड़ के ले जाएगी। ये हो जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है असंज्ञेय अपराध। तो ये असंज्ञेय अपराध क्या होता है? असंज्ञेय अपराध में ये
निम्न तरीके से, निम्न प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे कि निम्न, निम्न को समझते बिल्कुल कम से कम, या बिल्कुल निम्न। कम से कम हम समझने के लिए लिखते हैं कम से कम, जैसे कि अगंभीर अपराध, ये चीज़ अगंभीर हो, जो गंभीर ना होए मामला, वो असंज्ञेय में आता है, ये समझ लीजिए। इसमें वारंट की ज़रूरत होती है, इसमें जो था इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें वारंट की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में फ़र्क समझ में आ गया आपको कि असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध होता क्या है। अगर आपने अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये सब्सक्राइब करो। और अब हम और आगे चलते हैं। तो इतना आप समझ गए हैं कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो 2, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय समझ चुके हैं, असंज्ञेय समझ चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से चैप्टर आप समझ चुके हैं, अपराध क्या होता है वो यहाँ से आपने समझ लिया है। तो अब अपराध समझ लिए हैं, तो उसके आगे चलते हैं कि अब प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग फर्स्ट लॉ कमीशन इसको कहते हैं। और इसकी स्थापना 1834 में होती है। जो 1834 के पहले जो अधिनियम चल रहे थे हर 10 साल के अंतराल में, जिसको हम चार्टर अधिनियम कहते हैं। तो चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर के अधिनियम के तहत इसको किया गया था। और करने वाले जो था, जो प्रथम विधि आयोग का जो स्थापना जिन्होंने की थी और 1834 में, वो 1833 चार्टर अधिनियम के वेंटिंग के द्वारा किया गया तहत। वेंटिंग के द्वारा किया गया था। तो अब ये समझ लेते हैं कि जब वेंटिंग के द्वारा अगर किया गया था, तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे वही लॉर्ड मैकाले साहब। ये इनके अध्यक्ष थे। जब इनके ये अध्यक्ष थे तो आईपीसी जो शुरुआत होती है, अभी हमने बताया कि आईपीसी की शुरुआत भारत में, आईपीसी शुरुआत 1 जनवरी 1862 भारत में
लागू होती है। ये आईपीसी की शुरुआत 1 जनवरी 1862 में भारत में लागू होती है। जम्मू कश्मीर के अलावा लागू होती है, भी सही है। तो जो उस समय जब 1862 में 1 जनवरी 1862 में जब ये लागू की गई थी, तब जम्मू कश्मीर के अलावा लागू हुई थी क्योंकि उसमें या उस राज्य में भारतीय कानून नहीं चलता था। या समझ गए हैं कि भारतीय कानून उसमें नहीं चलता था, इसलिए ये वहाँ पर शुरुआत हुई थी। और ये जम्मू कश्मीर में जब 1862 में लागू नहीं हुई थी, संपूर्ण भारत में अगर हो गई थी, तो जम्मू कश्मीर में फिर लागू हुई कब? तो जम्मू कश्मीर जब लागू हुई जाके, तो ये 31 अक्टूबर 2019 में संपूर्ण भारत में लागू हो गई। संपूर्ण भारत में लागू हो गई। ये हुई जब आईपीसी लागू की गई तो 1 जनवरी 1862 में भारत में लागू की गई थी, जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं थी। जम्मू कश्मीर एक राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है अपने यहाँ भारत का, वहाँ पर लागू नहीं हुई थी। लेकिन ये 370 के जो मामला था, 370 के तहत जो वहाँ पर लगा था पहले, उसको 31 जनवरी 2019 को हटा दिया गया। अब ये आईपीसी पूरे संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई है। तो ये जो क्लास थी अभी तक की, तो ये सब इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो अभी तक बनाया गया था। बाकी क्लास जो सारी क्लास होगी वो आईपीसी की वो कल से शुरुआत की जाएगी। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। धन्यवाद।